एक पार्टी कह रही है कि अंबेडकर का अपमान हुआ है, दूसरी पार्टी कह रही है कि अंबेडकर का बदनाम, अंबेडकर का अपमान सिर्फ और सिर्फ जो पार्टी आज हम पर आरोप लगा रही है यानी कांग्रेस, उसने किया है और उसने कथनी में भी किया है और करनी में भी किया है। हमने ये समझने की कोशिश की कि अचानक अंबेडकर का ये मुद्दा इतना हावी क्यों हो गया है। अचानक जो मसला अडानी पर हुआ करता था, जो बेरोजगारी, महंगाई और दूसरे मसलों पर हुआ करता था, संविधान को लेकर जो चर्चा की मांग हो रही थी, संविधान पर जो चर्चा बाकायदा सदन में हुई भी, उसके बाद अंबेडकर को लेकर पूरे देश में ये जो हंगामा बरपा है सियासी पार्टियों की तरफ से, खासकर भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ कांग्रेस, क्या बताता है। हमने थोड़ा इसे चुनावी विश्लेषण के लिहाज से और उस लेंस से देखने की कोशिश की तो समझ में आया कि जो चुनाव 4 जून 2024 को लोकसभा में हुए थे, उन चुनावों में हमने देखा कि कांग्रेस 99 सीटों के साथ एक बड़ी प्लेयर की भूमिका में खासकर विपक्ष में नजर आई थी। लेकिन 5 महीनों के भीतर ही वो सब कुछ बदल गया। वो ऐसा बदला कि झारखंड और महाराष्ट्र, उसकी कुल 554 सीटें आती हैं, 554, उसमें से कुल मिलाकर 75, दोनों आप मिला लीजिए, 75 या 74 सीटें कांग्रेस को मिलती है। महाराष्ट्र में तो हद ये हो गई कि जो पार्टी सबसे अव्वल उस वक्त नजर आ रही थी, लड़ाई के लिहाज से, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिहाज से, वहां सरकार बनाने के लिहाज से, वो 5 महीने के अंदर अंदर 5वें नंबर की पार्टी बन गई। और बहुत से दूसरे मुद्दे थे, अडानी का मुद्दा था, दूसरे बहुत से मुद्दे थे जिस पर समाजवादी पार्टी और टीएमसी साथ खड़े होना पसंद नहीं कर रही थी। लेकिन ये जो मसला है अंबेडकर को लेकर, आप खुद अच्छे से समझ रहे हैं कि यहाँ पर साथ सबका मिल रहा है। एक टाइम आया था जब ये कहा गया था कि राहुल गांधी की अध्यक्षता में या राहुल गांधी की लीडरशिप में इंडिया गठबंधन नहीं, बल्कि टीएमसी की अध्यक्षा ममता बनर्जी की लीडरशिप में अब इंडिया गठबंधन को, इंडिया ब्लॉक को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी संसद में कल और कल हुआ, आपको ये समझ में आ गया होगा कि खेल कहीं और किसी और दिशा में जा रहा है। आज एक बहुत ही शानदार पैनल यहाँ गूंज में आपको मिलेगा जो इस पूरे मसले पर क्या रणनीति है, क्या चल रहा है और जो हमारे सवाल है उसका जवाब देंगे। और ये सब के सब सांसद हैं, अपनी अपनी पार्टी से चुने हुए सांसद आज गूंज में अपनी बात रखेंगे। और इसीलिए मैं बहस की शुरुआत करूं उससे पहले वो धाराएं जिनमें राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, उनको भी ध्यान में रखिएगा। बहुत ये महत्वपूर्ण धाराएं हैं। जैसे धारा 35A, इसका क्या है, ये सामूहिक अपराध कहलाता है। धारा 115, चोट पहुंचाने के इरादे से काम करना। 3 सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी के आरोप लगाया है राहुल गांधी पर। धारा 117, ये जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना। धारा 125, निजी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डालना। धारा 131, धक्का देना और डराना धमकाना। धारा 351, धमकी देना। यानी अंबेडकर पे शुरू हुई ये जो लड़ाई है वो थाने पर पहुंच गई है और थाने से अब ये कहां तक जाती है, शुरू करते हैं आज इसी पर गूंज। अहंकार की पराकाष्ठा, राहुल गांधी जी के जो अहंकार कल देखने को मिला और अपने साथी सांसदों, हमारे साथ जो खास मेहमान यानी अलग अलग पार्टियों के सांसद मोहतरम जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं। अपराजिता सारंगी जी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता भी हैं और सांसद भी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजेश वर्मा साहब जुड़ चुके हैं जो कि एलजेपी के सांसद है, स्वागत है वर्मा जी आपका। हमारे साथ लालजी वर्मा साहब भी जुड़ चुके हैं जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। हमारे साथ पप्पू यादव जी भी जुड़ चुके हैं जो कि निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन बहुत बखूबी तौर पर इंडिया गठबंधन का और कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। थोड़ी देर में पप्पू यादव जी हमारे साथ जुड़ेंगे। महुआ माजी साहिबा हमारे साथ जुड़ चुकी है जो कि सांसद है जेएमएम से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महुआ जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। मन में एक विचार ये आ रहा है कि थोड़े दिनों पहले तक ये लग रहा था कि विपक्ष जो है वो तितर बितर हो गया है, खासकर कौन सा मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया जाए और कौन सा साइड में रख दिया जाए, लेकिन अंबेडकर के मुद्दे पर पूरा विपक्ष एक साथ है।
क्या इसे स्ट्रैटेजी के रूप में देखा जाए कि वो जो मोमेंटम कांग्रेस ने गेन किया था लोकसभा के चुनावों में, वो लूज करते हुए उसे ये समझ में आया कोर्स करेक्शन, दिस इज द बेटर वे, ये तरीका सही है? देखिए, बाबा साहब अंबेडकर एक तरह से आज दलितों के बीच, जो उत्पीड़ित लोग हैं, पिछड़ों के बीच, वो उन्हें एक भगवान का दर्जा लगभग लोग दे चुके हैं। ऐसे में जिस तरह से उनका अपमान हुआ पार्लियामेंट में, जिस तरह से हमारे भाजपा के माननीय सांसद ने जिस तरह से उन पर आरोप लगाए, और उनका नाम लेना भी ऐसा लग रहा था कि अपराध जैसा हो गया है कि भाई क्यों आपने बार बार उनका नाम लिया, जितनी बार आपने उनका नाम लिया उतनी बार में भगवान भी मिल जाते। इस तरह के जो स्टेटमेंट आए हैं उससे पूरा विपक्ष और पूरा देश नाराज़ है, और उन्होंने माफ़ी की मांग की थी। लेकिन सत्ता पक्ष लगातार वो चाहती ही नहीं है कि सरकार मतलब यहाँ सदन चले, क्योंकि पहले ये देखा जाता था कि विपक्ष हंगामा करता था, लेकिन अब तो सत्ता पक्ष वाले हंगामा करने लगे हैं, धरना प्रदर्शन करने लगे हैं। जब 267 के नोटिसेस लगातार डाले जा रहे थे इंडिया गठबंधन के तमाम सांसदों द्वारा, चाहे वो अडानी मामला हो, चाहे संभल मामला हो, चाहे मणिपुर मामला हो, बहुत सारे मामले थे, सब अलग अलग स्टेट से आते हैं, तो सबके अलग अलग मुद्दे भी होते हैं। लेकिन उसको इस तरह से इग्नोर करना और एडजर्न कर देना हाउस को, जबकि हम लोग कितने मुश्किल से क्वेश्चन जो सेशन है उसके लिए डालते हैं, सवाल लॉटरी होती है, 0 आवर में आता है, लेकिन सत्ता पक्ष सदन चलने ही नहीं देना चाहती है। जिम्मेदारी है, हाँ, सत्ता पक्ष ने सदन नहीं चलने दिया है। अपराजिता सारंगी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं सत्ता पक्ष हंगामा कर रहा है, सत्ता पक्ष 267 रूल, हमने कितनी बार कहा कि चलिए इस पर हम लोग मांग करते हैं, बात करते हैं, बहस करते हैं, लेकिन आपने वो होने नहीं दिया, सीधा आरोप आप पर लग रहा है। आज जब लोकसभा सत्र का समापन हुआ उस समय श्री किरण रिजिजू साहब ने उत्पादकता की बात कही। लोकसभा 54.5% और राज्यसभा 40%, निश्चित तौर पर बहुत कम है। और मैं आपको लेकिन स्पष्टता के साथ कहना चाहती हूं कि संसद को चलाने के पक्ष है, दोनों पक्ष, उभय पक्ष, विपक्षी दल के नेतागण और सत्ता पक्ष मिलकर चलाएं। आपने देखा क्या हुआ, क्या घटनाएं हुई हैं, और घटना का क्रम भी आप जानते हैं। 15 बिल को पास कराना था, लोकसभा की बात मैं कर रही हूं, लेकिन बहुत कम बिल पास हुए, रेलवे अमेंडमेंट बिल और इसके साथ और 2 बिल पास हुए। 2 दिन 13 और 14 और 16 और 17 कॉन्स्टिट्यूशन पर डिबेट हुआ, और उसके बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन पर बातचीत हुई। जानती हूं और भी काम हो सकता था, उत्पादकता हार बढ़ सकता था, लेकिन नहीं हुआ। कल आपने देखा क्या हुआ, पीसफुल प्रोटेस्ट, और उसके बाद जिम्मेदार कौन है? 2 बुजुर्ग सांसदों को अस्पताल भेजना और एक महिला सांसद के विरुद्ध में लगना। तो कहीं ना कहीं ये जो मैं कहूँगी असंयमता है, जो धैर्य का जो अभाव है, जो लड़ाई करने के तरीका है और सुर्खियों में रहने की जो आदत है और इच्छा है, इसकी वजह से यह सब होता है। ये होना नहीं चाहिए था जो हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण, मैं कहूँगी दुर्भाग्यपूर्ण। अच्छा। बिल्कुल सत्ता पक्ष तो निश्चित चाहेगी कि हमारे बिल अपराजिता जी, पास हों और अपराजिता जी और महुआ जी, आप दोनों बहुत ही ज़हीन और बहुत ही समझदार किस्म की सांसद हैं, और दोनों महिलाएं हैं। दैट मीन्स इन चीज़ों को बहुत सेंसिटिवली आप समझती भी होंगी। मैं आप दोनों को 30-30 सेकंड दे रही हूँ। महुआ जी ने आरोप लगाया कि आपकी वजह से नहीं चल पाया सदन, आप आरोप लगा रही हैं कि विपक्ष की वजह से नहीं चल पाया सदन। मुझे बहुत स्ट्रेट पॉइंट में आप समझा दीजिए कि किसकी वजह से सदन नहीं चल पाया है। 30-30 सेकंड दे रही हूँ। शुरुआत महुआ जी दोबारा आपसे कर रही हूं। मैं बोलना चाहूंगी किसकी वजह से सदन नहीं चल पाया? 30 भाजपा के बड़े नेता अरुण जेटली जी हुआ करते थे। अरुण जेटली जी ने ही डिस्ट्रप्शन को सैद्धांतिक जामा पहनाया। यूपीए के समय में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि संसद को न चलने देना भी कई बार डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। ये अरुण जेटली साहब का स्टेटमेंट था। मुझे लगता है भाजपा उसको फॉलो कर रही है, क्योंकि सत्ता पक्ष वाले बाहर सीढ़ियों पे क्यों वहां पर उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया कल जो भी घटना हुई। और दूसरी बात जो आप आरोप लगा रहे हैं कि वहां पे किसी को चोट लगी और किसी को चोट लगी या महिला का अपमान हुआ, हम लोग महिला। अपराजिता जी जवाब दीजिए। देखिए, यह तो साधारण ज्ञान है, अंग्रेजी में हम इसे कॉमन सेंस कहते हैं। जो भी सत्ता पक्ष में बैठा है उसका तो दायित्व है कि वह देखे कि संसद चले, और इसलिए सत्ता पक्ष नहीं चाहेगा। मुझे लगता है इससे ज़्यादा आधारहीन बात और भित्तिहीन बात क्या हो सकती है।
15 बिल हमें लाने थे, 15 बिल हमें पास कराने थे और हम चाहते थे कि सब लोग मिल बैठकर ये बिल पास करें। हम चाहते थे कि हिंड्रेंस फ्री, बाधा रहित कॉन्स्टिट्यूशन पर डिबेट हो जाए और वन नेशन वन इलेक्शन पारित हो जाए, बिल इंट्रोड्यूस हो जाए। तो ये मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूँगी कि सत्ता पक्ष तो हमेशा से संसद को चलाने की बात करता रहा है, लेकिन जो नॉट टू बी फॉरगिवन और नॉट टू बी फॉरगॉटन जैसे जब इंसिडेंट हो जाते हैं, जो कल हुआ, तो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष के लोगों का मन तो भारी हुआ। 2 बुजुर्ग सांसद को आपने धक्का मुक्की करके आरएमएल बेच दिया। एक महिला सांसद को उन्होंने जिस तरह से अपनी घटनाओं का बयान किया राज्यसभा में, बहुत ही मार कुटाई हो जाए, धक्का मुक्की हो जाए, मतभेद अपनी तरफ है, मैं कह रही हूँ मनभेद भी अपनी तरफ है, यहाँ तो लात घूसे तक की बात आ गई थी। और इसीलिए राजेश वर्मा जी, कौन जिम्मेदार है और इसके पीछे का कारण क्या है? आप लोग तो चर्चा भी करते होंगे ना, क्यों इस तरीके से हिंसक वातावरण बन गया है? देखिए रूबिका जी, मैं पहली दफा जीत कर आया हुआ सांसद हूँ और जिस तरीके का माहौल हम लोगों ने अभी लोकसभा में पक्ष और विपक्ष, मैं दोनों ही तरफ से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं सत्ता पक्ष के साथ हूँ। और विपक्ष का जो रूप है अभी हमारे बीच जेएमएम से जो सांसद है हमारी बहन, वो कह रही थी कि सत्ता पक्ष बार बार एडजर्न कर दे रहे थे, चलने नहीं दे रहे थे। आप इस बात को समझने की जरूरत है। क्या विपक्ष चाहता है कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो चले? वो क्यों एडजर्न हो जा रहा है? क्या उसके ऊपर उन्होंने कुछ कहा कि क्यों एडजर्न हो जा रहा है? उसके लिए कोई मुद्दे उन्होंने बताए? आप अपनी बात को यदि रखना चाहते हैं तो संवैधानिक तरीका जो है उस तरीके से आप बात को जरूर रखिए, लेकिन जैसे ही स्पीकर आते हैं वैसे ही सारे लोग खड़े होकर विल पे आकर स्पीकर के सामने विरोध दर्ज करना शुरू, स्पीकर को अपनी बात तक रखने नहीं देते हैं। और फिर जब एडजर्न हो जाता है तो आप कहते हैं कि सत्ता पक्ष जो है वो चलाना नहीं चाहती है। दूसरी तरफ जहां पर ये कह रहे हैं, जिसको लेकर ये पूरा विवाद दिखा रहे हैं कि अंबेडकर जी का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान हुआ है, ये बात कौन कह रहा है? ये बात वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कभी भी बाबा साहब की तस्वीर को लगाने नहीं दिया। ये बात वो कह रहे हैं जिन्होंने मरणोपरांत भी बाबा साहब को भारत रत्न देने के विषय में नहीं सोचा। ये बात वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कभी उनको सम्मान नहीं दिया। उनको सोचना चाहिए कि पहली कैबिनेट से क्यों बाबा साहब ने रिजाइन दिया था, इस्तीफा दिया था। क्या ये बात वो बताएंगे कि क्यों दिया था उन्होंने पहली कैबिनेट से अपना इस्तीफा? और उनको ये भी जानना चाहिए। राजेश वर्मा, आपका पॉइंट एकदम वैलिड है और ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं ना, ये सवाल लालजी वर्मा जी को, मुझे लगता है वो भी सांसद है समाजवादी पार्टी के, उनको जवाब देना चाहिए। लालजी वर्मा, आज यही सवाल पूछा जाएगा ना? लालजी वर्मा शायद हमारे साथ अभी जुड़े हुए नहीं है। महुआ जी, आप ही को ये जवाब देना होगा और मैं पप्पू यादव का भी इंतजार कर रही हूँ। महुआ जी बताइए ना, मतलब असल अपमान किसे कहते हैं? भारत रत्न से नवाजा नहीं दिया गया, 2 बार चुनाव लड़े, जानबूझकर चुनाव हरवाया गया, उनके खिलाफ कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े हुए थे, आप भी जानते हैं ये बात। उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, नेहरू जी ने पत्र लिखा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और आज आप कह रहे हैं कि वो 3-4 बार अंबेडकर नाम लिया, वो कहने का टोन हमें पसंद नहीं आया, इसीलिए अपमान हुआ। दिल पर हाथ रख के बोलिए, अपमान किसे कहते हैं? कथनी में कि करनी में? देखिए, कथनी करनी की बात आप कर रहे हैं तो मैं भी यही बात कहना चाहूंगी कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पे आप विश्वास करते हैं? जैसे कि सत्ता पक्ष कहती है 75 ईयर्स पूरे होने पर आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप उस पर बहस रख रहे हैं, तो आप पहले ये बताइए कि जो संविधान में यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात कही है बाबा साहब ने और पूरी टीम ने, संविधान सभा के तमाम सदस्यों ने, तमाम मनीषियों ने, जिसमें 15 विदुषी महिलाएं भी थी, तो आज के समय में भाजपा क्या कर रही है? अभी झारखंड चुनाव हुआ, बटोगे तो कटोगे, हिंदू मुस्लिम वायरल वीडियोस, पोस्टर, बैनर, अपने कैडर्स को बटोगे कटोगे का टी-शर्ट पहना के वोटर्स के सामने से मार्च कराना, यही क्या बाबा साहब को श्रद्धांजलि देनी है? मैं करनी और कथनी के बीच का फर्क बता रही हूँ।
और करनी तोड़ और कतनी। मरोड़ आप कर, मैं अगर समझ हिंदू गई। मुस्लिम को लेकिन लड़ा आप रहे ये हैं, बताइए, आप धर्म तोड़ के नाम पर मरोड़ राजनीति कर कर रहे हैं, बयानों को तो आप कौन बाबा साहब रखने का में सम्मान माहिर है? काहे कर रहे हैं? आप भारत रत्न जरूर दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन आपने बार बार लोकसभा में उनके ये दिए आरोप हुए लग रहे थे संविधान ना का महुआ जी। अपमान कर रहे हैं। सुनिए तो सही एक बार, जी कैसे अपमान? मुझे गिनाइए 5 चीजें जिससे आपको लगता है कि अपमान हुआ है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का, हमारे संविधान का। 5 मुझे एग्जैक्ट पॉइंट बताइए कि ऐसे इन्होंने चोट पहुंचा दी है संविधान को। पॉइंट नंबर 1। देखिए, मैं पॉइंट नंबर 1 बता रही हूँ कि आज हमारे आदरणीय जयराम रमेश जी ने एक पत्र पत्रकारों को दिया है पार्लियामेंट के बाद, जिस पत्र में ये बताया गया है कि बाबा साहब अंबेडकर ने कमलाकांत चित्रे जी, जो सिद्धार्थ कॉलेज के प्रिंसिपल थे मुंबई में उस समय 1952 के आसपास, उन्होंने लिखकर बताया था कि सावरकर और डांगे ने बाबा साहब को हराने की कोशिश की थी, वो षड्यंत्र में वो शामिल थे। ये लेटर आज पत्रकारों को दिया है। मैम मैं तो कह रही हूँ आप 5 बिंदु मुझे बताइए। हाँ, और मैं बता रही हूँ किताब में नहीं जा रही, किताब में गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आज देखिए मुझे हमारे आप भारत 5 में, मैं बिंदु बता रही हूँ, बताइए इस सरकार हमारे के, भारत महुआ में, जी। भारत की संस्कृति 5 में, बिंदु के सुनिए, इन्होंने भारत की संविधान संस्कृति, की स्थापत्य कला, ऐसी खान-पान, गत की है रीति-रिवाज कि और आज तमाम हम कह बातों में सकें कि बीजेपी मैं आपको बता संविधान रही की हूँ, रक्षक है ही नहीं। डच, तुर्की, बताइए ना। फ्रांसीसी, मुगल, पठान, अंग्रेज, तमाम लोग आए और भारत की संस्कृति का निर्माण हुआ। चाहे वो स्थापत्य कला हो जिसे आप इनकार नहीं कर सकते, यहाँ की भाषा, बोली, खान पान, रीति रिवाज, हर एक चीज में एक मिक्स कल्चर है, अनेकता में एकता की बात है। तो आप भाजपा जो है वो अनेकता में एकता को स्वीकार नहीं करती। संविधान को चोट कैसे बांट रहे पहुंचाया? लोगों को, इलेक्शन का एजेंडा ही है बटोगे कटोगे, और इस तरह से हिंदू मुस्लिम। तो मैं कहती हूँ कि बाबा साहब ने क्या लिखा, क्या किया, आप उनकी बातों पर अमल कीजिए। आप मुझे 5 बिंदु छोड़िए, आप मुझे एक आधा बिंदु भी नहीं बता पाई हैं महुआ जी, आप मुझे आधा बिंदु भी नहीं बता पाई है कि कैसे संविधान को बीजेपी नुकसान पहुंचा रही है। बाबा साहब को सम्मान आप नहीं दे रहे हैं, कैसे ये आपका परसेप्शन है, अपने तरीके से बता रही हूं, बटोगे तो कटोगे, हमें लगता है संविधान का अपमान है। मैं अपने तरीके से बता रही हूँ कि संविधान कैसे मैम मुझे ये बताइए। करनी और कतनी की बात कर रही हूँ, आप करके उनके आदर्शों पे चल के दिखाइए। बाबा साहब ने जो आदर्श स्थापित किया था, मैं इस डिबेट को यहीं खत्म कर दूंगी मैम, आपकी बात को मानते हुए। आप बस मुझे 5 बिंदु बताइए कि इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने संविधान को चोट पहुंचाई हो। चल रही है यहाँ पर जिस तरह से भाजपा की बात मैं कर रही हूँ, खास तौर पर भाजपा की सरकार है। महुआ जी, I'll give you time. भाजपा है, you know what मैम, I'll give you time. आप मुझे 5 आप कोई बात नहीं, आप अपना टाइम ले लीजिए और फिर मुझे जरूर बताइए, अंत तक मैं आपका इंतजार करूंगी। 5 वो बिंदु जिसमें आप मुझे कह सके कि ये संविधान पर चोट है, इसे कहते हैं संविधान के साथ खिलवाड़। अपराजिता जी, बाबा साहब अम्बेडकर का जिस तरह से अपमान हुआ है, 5 बिंदु में से एक बिंदु भी नहीं अब तक मुझे पता। होम मिनिस्टर द्वारा जिस तरह से उनके बारे में कहा गया कि बाबा साहब अम्बेडकर का जितनी बार आप लोग नाम ले रहे हैं उतनी बार अगर जैसे संविधान को चोट पहुंचाना, मैं कहती हूँ 1975 में सबसे बड़ी चोट पहुंचाई गई। मेरे पास तथ्य भी है, उसे आप फैक्ट भी कह सकते हैं, और वो हिस्ट्री में घटित घटना है। ऐसी कोई घटना मुझे बताइए जहां पर रौंद दिया गया हो संविधान को, ऐसे 5 बिंदु 10 सालों में। अपराजिता जी, देखिए, इनके पास न तथ्य है, न तर्क है, न बिंदु है, कोई उदाहरण नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2010 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने संविधान गौरव यात्रा की शुरुआत की थी। उस वक्त किस चीफ मिनिस्टर ने, किस मुख्यमंत्री ने सोचा था कि इस तरह की यात्रा भी निकाली जा सकती है? उनका एक ही उद्देश्य था कि देश के लोग संविधान को सम्मान दें। तो ऐसे व्यक्ति जो 2010 में ऐसा करवा रहे हैं, वो निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री बने तो संविधान के प्रावधान उनके लिए गीता के वाक्य की तरह हुए। और आज अगर भारत की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद देती है, महाराष्ट्र और हरियाणा आपने देखा 20 राज्यों में एनडीए की सरकार है, वो इसलिए कि हम संविधान के प्रावधानों को लेकर चलते हैं। संविधान के प्रति हमारे मन में बहुत श्रद्धा, जो बात महुआ जी कह रही है कि आप लोग संविधान की मूल भावना के खिलाफ काम कर रहे हैं, और वो मूल भावना क्या है कि देश सबको मिलाकर बना है। देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन आप उस डाइवर्सिटी को मान नहीं रहे। आरोप लगा रही है महुआ जी आप पर। वो ये कह रही है कि आप सबको आप बटोगे तो कटोगे। आप इस प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं।
आप समझिए, बटोगे तो कटोगे का अर्थ क्या हुआ? हम चाहते हैं जो हिंदू, जो मुसलमान, जो सिख, जो ईसाई सब एक हो, सबका साथ सबका विकास तो हमारा नारा है। हम चाहते हैं कि सब लोग एक हो तो अच्छी बात है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नहीं होनी है, हमें डिवाइडेड नहीं होना है। अब ये किनको बटोगे की बात कह रहे हैं? भाई सबको एकजुट होना है। किस चश्मे आप से चुनाव प्रचार हम में जाके देखिए भारतीय कि इसका जनता इस्तेमाल पार्टी की कैसे किस हुआ, मैं कुछ अभिव्यक्ति को तस्वीरें दिखा देखते हैं, या तो दूंगी हमारे ऊपर निर्भर करता है। महुआ जी कुछ पूछ रही हैं। हम सबको अपराजिता साथ जी, मिलकर सुनिए चलना क्या कह है, रही हैं। देश को आगे बढ़ाना है, यही तो बात है। नहीं वो कुछ आप सवाल अगर पूछ रही हैं चुनाव आपसे। में जी। गए होते झारखंड तो आपको पता चलता कि इस स्लोगन का इस्तेमाल किस रूप में हुआ है और कितना ज़्यादा हुआ है शहरी इलाकों में, और उससे कितना फर्क भी पड़ा है। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ कि देखिए- करनी और कथनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। अनेकता में एकता का देश है हमारा भारत, और इसकी खूबसूरती ही है आप उन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आप बैठे हैं तो आपने जो कुर्सी का इस्तेमाल किया है ये तुर्की शब्द है, आपको पता होगा। उसी तरह से आप जब कोई पैंट शर्ट पहनता है तो अंग्रेज़ों का दिया हुआ है। आप ताजमहल को लेके गर्व करते हैं, वो मुगलों का दिया हुआ है। ऐसे करके डच, फ्रांसीसी, पुर्तगीज़, मुगल, पठान, अंग्रेज तमाम लोग आए और सबने अपना अपना यहाँ छाप छोड़ा। और उनके नहीं, जो पर उनके- महुआ जी, मेरा क्योंकि आए थे, इसमें मैं आपसे बता रही हूँ, वो मेरा संस्कृति एक मत मिक्स है, उस संस्कृति मत हो को गई है। आपको अब नहीं, आप उससे इनकार महुआ नहीं जी, कर सकते। मेरे आप सुनिए, मैं अरे भाई बन गई संस्कृति में मान गई, लेकिन आपको डच पे मोहब्बत, आपको इटालियन उस पर मोहब्बत, आपको मुगलों पर मोहब्बत, सारी मोहब्बत जायज है। हमें पूरे देश से लेकिन मोहब्बत है। जैसे ही भारतीय संस्कृति, नहीं पर आपने 3 बार ये एग्जाम्पल मुझे दिया और 3 बार आपने जनता को और व्यूअर्स को ये एग्जाम्पल दिया। इन तीनों एग्जाम्पल में एक चीज मिसिंग थी महुआ जी, भारतीय संस्कृति। बिल्कुल, One thing भारतीय was missing. संस्कृति का हम हिंदुत्व। कद्र करते हैं, निश्चित रूप से करते हैं। सनातनी और परंपरा। अनेकता में हाँ, एकता आपने की इसका बात जिक्र एक मुझे बच्चा याद भी दिलाना जानता है। पड़ा। इसका मतलब आप समझाइए उन्हें कि अनेकता में एकता की मतलब क्या है। सिर्फ बोलने से नहीं होता है ना, अनेकता में एकता का मतलब ही है कि सब नहीं लोग तो हम लोग अरे, मिलजुल कर आपने वो एक कहानी साथ नहीं रहे। सुनी है क्या? लेकिन महुआ ये जी, लड़ाने का और आपस में जिसमें देख रहे बुजुर्ग हैं बताता है कि लगातार एक ये जो लकड़ी जो है राजनीति चल उसे रही तोड़ो है, टूट इसका हम जाएगी, विरोध करते हैं। लेकिन और इसी इसीलिए लकड़ी हम कहते हैं कि को बाबा रस्सी साहब में अम्बेडकर ने बांधकर ग्रुप संविधान बना में दो, नहीं टूट सबको पाएगी। बराबरी का दर्जा दिया है। उसका एंड दीज आर पॉइंटेड क्वेश्चन, उसका जवाब दे दीजिए ना। मैं आपकी सारी बातों को मानने को तैयार हूँ। बटोगे तो कटोगे, ऐसा ही कहते हैं ना। जी, बिल्कुल। कि अगर हम लोग यूनाइटेड स्टैंड करेंगे तो पुख्ता खड़े रहेंगे, जी, और ये अगर मुस्लिम अलहदा और हिंदुओं रहेंगे के तो लिए टूट कहा जाएंगे। गया है, बढ़ किस गए तो context टूट में कहा जाएंगे। गया है। ये जाकर आप अपराजिता चुनावी जी, मैदान में देखिए, यहाँ बैठ हिंदू के और आपको पता मुसलमानों नहीं के लिए चलेगा। कहा गया है। आप फील्ड में जाके देखिए ना, इसका इस्तेमाल किस तरह से किया गया है। क्योंकि मैं महुआ फील्ड जी में हूँ, प्लीज, इसलिए नहीं मैं बता रही हूँ। आपको ये लगता है कि मैं मानना केवल चाहिए, स्टूडियो अलग में बात रहकर है। काम करती हूँ, लेकिन तो इसका इनफैक्ट मैं इस्तेमाल अभी भी चुनावी प्रचार और में उड़ीसा अभी भी बाहर झारखंड हूँ। के बहुत करीब है। और केवल महाराष्ट्र की बात कर दूं मैं महुआ जी, फॉर योर नॉलेज, नो फॉर योर नॉलेज, 92 कॉन्स्टिट्यूएंसीज विजिट किए मैंने मैम, 92 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हर एक क्षेत्र में गई हूँ। तो ये मत कहिएगा कि मैं स्टूडियो में बैठकर कुछ भी कह देती हूँ और मुझे आपको पता मैं नहीं इस है। शो के ग्राउंड बाद, पर, ग्राउंड कुछ जीरो पर फोटोग्राफ्स वोटर्स की दिखाऊंगी। नफ्स जो है, इस शो के बाद कुछ फोटोग्राफ्स नहीं, आप दिखाइएगा, पता चलेगा। अरे कि वो आप झारखंड में क्या दिखाइएगा, हुआ। मैं खूब देखूंगी। झारखंड में लेकिन इसका ये मत इस्तेमाल कहिए कि negative केवल sense आप ही में को किया समझ, गया और केवल आपको समझ होती तो फिर ना केवल आप ही को समझ होती और आपके साथियों को समझ होती तो आज सरकार हमें आपके समझ है हाथ क्योंकि में हम होती। भुक्तभोगी और मैं हैं। झारखंड की बात नहीं कर रही। भुक्तभोगी है, आपको प्रमाण के साथ ओके, दिखा आप सकते हैं। पराजिता जी। नहीं, देखिए, मैं उड़ीसा प्रदेश से आती हूँ, झारखंड के बगल में है, और ऐसा ना समझें कि झारखंड में जो चुनाव हो रहा था हमारी ड्यूटी नहीं लगी थी। हमने भी देखा और हमने भी वहाँ बहुत प्रचार किया है। ऐसा है कि हम सबको साथ लेकर चलते, मैंने कहा सबका साथ सबका विकास तो हमारा मूल मंत्र है, हमारे सारे कार्यक्रमों का मेरुदंड है। हम देश की विविधता को सम्मान करते हैं और इसी वजह से मैं बार बार कहना चाहती हूँ, 20 राज्यों में हमारा शासन चल रहा है। महुआ जी आपको कह रही हैं कि आपने बटोगे तो कटोगे हिंदू और मुसलमान के पूरे मसले के इर्द गिर्द इसे रचा है। आप ये कहते हैं कि हिंदू बटेंगे तो मुसलमान काटेंगे। बिल्कुल नहीं, देखिए, ये वो आरोप लगा रही हैं आप पर। मैंने कहा, रूबिका जी मुझे सुन लें, मैंने कहा इसका अर्थ होता है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हम लोग सबको साथ रहना है। आप किस चश्मे से इसे देखते हैं ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। अरे भाई, हिंदू भी महत्वपूर्ण है, मुसलमान भी बहुत महत्वपूर्ण है, सिख और ईसाई भी महत्वपूर्ण है,
हम तो साथ लेकर चलते हैं। और जब देखिए, अब हिंदू कोड बिल की बात नहीं कर रहे हैं हम, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हमारे नेताओं ने की है। इसका अर्थ क्या हुआ? यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए एक, हिंदू कोड नहीं। ऐसा नहीं है कि हम मुस्लिम कोड और हिंदू कोड की बात करें, हम यूनिफॉर्म कोड की बात कर रहे हैं। सारे धर्मों का नियम एक ही होना चाहिए, हमारे नेता यह कर रहे हैं अभी। हाँ। तो मेरा ये कहना है कि हम नहीं, सबको तो अगर साथ आप लेने देश में की भलाई प्रवीण चाहती हैं, हैं, लेकर चल रहे हैं, और इसीलिए तो लोगों का इंडिया आशीर्वाद हमें गठबंधन मिल रहा आपको है। क्यों रोकेगा? तो इंडिया गठबंधन आपको क्यों रोकेगा? अगर आप देश की भलाई के लिए कर रही देखिए, हैं, इंडिया गठबंधन- लोगों की भलाई के लिए कर रही हैं, मैं तो आपको फिर बता दूं। why will they stop you? What is the मैं reason? आपको बता मोहन दूं। भागवत जी का जो स्टेटमेंट Yes, आया है, absolutely. आप काइंडली उसे देख लीजिए। उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने कहा है कि ये जो क्या कहा है मंदिर सर? मंदिर से फिर से आप ला के बड़ा नेता बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें देश में इसकी वजह से फिर से सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं। आज जो उनका बयान आया है उसे काइंडली आप लोग एक बार देख लीजिए कि उन्होंने क्या कहा है। वो समझदार लेकिन बड़े महुआ जी, नेता you have हैं। to decide. You have to decide. या मुझे तो ये आप बताएं। आरएसएस के खिलाफ है, रूबी या का आप मुझे बोलने आरएसएस दो। के है समर्थन उनके करते हैं। देखिए, हमने ये क्या, हम सभी नहीं, ने आज आज देखिए, मोहन तो कर रहे हैं, 2014 but राहुल से लेकर गांधी अब में तक सख्त एलर्जी हिंदू आरएसएस हिंदू से। उनका मुस्लिम झला कितने छाछ भी दंगे फूंक हमारे कर पीता प्रदेश है। So you have to में decide, देश you have में to बने toe हैं। line. मोहन भागवत जी के इस स्टेटमेंट की प्रशंसा की है कि उन्हें समझदारी आई है, वो बड़े और सीनियर लीडर हैं, उन्हें इस देश की नब्ज को वो पहचानने लगे हैं, इसलिए पर ये उन्होंने हास्यास्पद स्टेटमेंट है। दिया है। और ये इसे हास्यास्पद हमारे है। भाजपा के दूसरे बड़े आप कह रहे नेता हैं- इस स्टेटमेंट पर गौर नहीं, करें। नहीं, मैं इसे बिल्कुल और नहीं मानूंगी। वो इस पर गौर करें और नहीं महुआ इस जी, पर मैं इस अमल बात भी को करें। इसलिए नहीं मानूंगी। हमारा यही रिक्वेस्ट नहीं है महुआ जी, कि मोहन मैं भागवत इसलिए जी नहीं के मानूंगी इस बात स्टेटमेंट को। को बाकी महुआ जी, नेता मैं निश्चित एक रूप बार से के लिए- मैं एक समझें। बार के लिए- और अभी जो मंदिर मैं को एक बार के लेके लिए- यूपी में जो कुछ भी सुनिए हो रहा महुआ जी। है उसको लेकर वो दंगे ना फैलाए, वो Understandable, सांप्रदायिक मैम, पर भेदभाव सुनिए ना मेरी बात। बढ़ाए। ओके, ये हमारा रिक्वेस्ट है जी। ओके, अब मेरी बात सुनिए आप। ओके, अब मेरी बात सुनिए आप। इंडिपेंडेंटली ये बात कहती ना कि रूबिका, मुझे ऐसा लगता है मोहन भागवत ने बहुत शानदार बात की है और बहुत परिपक्वता से उन्होंने बात रखी है, मैं समझ जाती हूँ। लेकिन डोंट फॉरगेट महुआ जी कि राहुल गांधी सदन में जो आवाज बुलंद करते हैं वो संघ के खिलाफ करते हैं। तो संघ के हेड को तो आप भूल ही जाइए, वो तो पक्की उसकी मुखालिफत उनको करनी है। और दूसरा, वीर सावरकर को लेकर बार बार वो कहते हैं, तो ये भी संघ की मुखालिफत हुई। तीसरा, वो ये कहते हैं कि संघ के एजेंडे पर बीजेपी काम कर रही है। नाउ संघ का एजेंडा इज हिंदू राष्ट्र। तो आप टो कीजिए लाइन, ईदर यू आर इन फेवर ऑफ मोहन भागवत आरएसएस या फिर आप उनके खिलाफ है। और अगर देखिए, आप मैं उनके बता फेवर में रही हैं, हूँ, जैसा कोई मोहन व्यक्ति- भागवत कह रहे हैं, कोई तो व्यक्ति फिर अगर तो सही आरएसएस जो है, statement दे, तो फिर तो आरएसएस देश की यूनिटी के लिए काम कर रहा आप है। मेरी बात तो फिर समझने आपका की पूरा कोशिश का नहीं पूरा कर रही जो हैं। बेस है वही अपने आप गिर जाता है। देखिए, मैं कहना चाह रही हूँ, आरएसएस के सिद्धांतों को मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं व्यक्ति विशेष के एक स्टेटमेंट को की प्रशंसा कर रही हूँ, जिसकी प्रशंसा आज कई सांसदों ने की है, लेकिन ऑफिशियली नहीं की होगी। लेकिन हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे जब मीडिया वाले हमें बता रहे थे कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने सचेत किया है, चेताया है कि इस तरह से करेंगे हाँ। तो देश में हो सकता हाँ। है कि, क्योंकि वो सीनियर लीडर है और दूध का मैम, जला छाछ भी फूंक के पीता है। विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, मैं आपकी इनोसेंस को सलाम करती हूँ कि आप ये कह भी रही हैं और ऑनेस्टी को भी। अरे कोई व्यक्ति हमारे अगर साथ अच्छा राजेश स्टेटमेंट भी बने देगा, हुए हैं। चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, मैं कह रही हूँ, हम जरूर आपकी उनकी प्रशंसा ऑनेस्टी करेंगे को मैं और सलाम तो चाहेंगे कर कि रही उस हूँ। पार्टी के दूसरे लोग भी मिस्टर उसको फॉलो वर्मा, करें, उनके स्टेटमेंट को फॉलो करें। जी, मिस्टर लोग वर्मा, भी। इसका नहीं तो मतलब यूपी आज के ये बात हमारे क्लियर हो जाती योगी है। जी को भी बोलना चाहिए, तो आज ये statement बात को वो क्लियर हो follow जाती है करें। दैट संघ इज वर्किंग फॉर द यूनिटी ऑफ दिस कंट्री। जैसा आज मोहन भागवत की लाइन को टो करती हुए विपक्ष नजर आ रही है। बिल्कुल, तो फिर तो मसला ही खत्म हो जाता है। राहुल गांधी को संघ 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 वीर सावरकर कहना बंद ही कर देना चाहिए। रूबिका जी अभी जो महुआ जी कह रही थी, मैं ये पूरा विवाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से इन्होंने शुरू किया विपक्ष ने। मैं उनको कह देना चाहता हूं कि बाबा साहब की एक लाइन थी कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता है वो कौम अपना इतिहास नहीं बना सकता है। तो मुझे लगता है कि महुआ जी को पहले इतिहास जानने की जरूरत है। जिस तरीके से विपक्ष पहले चुनाव के वक्त ये कह रहा था कि संविधान खतरे में है, आज इसी विपक्ष से पूछा जाए कि क्या 6 महीने बीत गए, संविधान कहाँ खतरे में है?
फिर उसके बाद इन लोगों ने कहा कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, इनसे पूछा जाए आरक्षण कहाँ खत्म हो गया, इनसे पूछा जाए। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में ये कह रहे हैं कि इनको अचानक से जो उनके प्रति सम्मान जग गया है, वो सम्मान भारत रत्न इसी सरकार ने दिया। आज जो बाबा साहब की जो 5 जन्मस्थली है, जहां से उन्होंने शिक्षा हासिल की, वो स्थली है। जहां पर उन्होंने जो है अपनी दीक्षा ली, वो स्थली है। उन सभी 5 स्थलों को तीर्थ स्थलों के रूप में इसी सरकार ने जो है खूबसूरती के साथ निर्माण करने का काम किया। 2017 में दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जय भीम डिजिटल अभियान की शुरुआत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। हम लोग ये बता सकते हैं कि हम लोगों ने बाबा साहब के सम्मान में क्या क्या किया है? क्या ये बता सकते हैं कि बाबा साहब के सम्मान में इन लोगों ने क्या किया है? इनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं होगा। और जिस आरक्षण की बात ये बड़ा कहते सवाल थे है मिस्टर वर्मा, बड़ा सवाल। देखिए, अपराजिता जी आप आए उससे पहले महुआ जी जवाब दीजिए। जवाब यही है आप कि बता बाबा सकती हैं कि साहब आपने कैसे अम्बेडकर सम्मान को किया है अम्बेडकर जी का? कांग्रेस के समय में भी आपने देखा, उस समय जितने लीडर्स थे, और अगर भाजपा वहाँ नहीं थी उस समय क्या हुआ, स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस का क्या रोल था, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और उस समय बाबा साहब को लोगों ने इतना सम्मान दिया, बड़े लीडर्स ने, कि उनको उस कमेटी का सभापति बनाया गया। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? वहाँ पर 15 विदुषी महिलाएं थीं। उस सभा में 300 से ऊपर के हमारे माननीय विद्वान मनीषी थे। उनका सभापति अगर उन्हें बनाया गया बाबा साहब को, तो इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? क्या कमेटी का सदस्य बनाना सदस्य नहीं, होता है? सभापति बनाना। सबके ऊपर सभापति उन्हें बनाना- बैठाया गया, सबके सभापति ऊपर उन्हें बनाना- बैठाया गया इस संविधान के निर्माण में। तो इससे बड़ा और सम्मान क्या हो सकता है? हमारी बहन ये बता दीजिए कि उन्होंने पहली कैबिनेट से रिजाइन क्यों दिया था? देखिए, जब भी पॉलिटिक्स होती है कोई तो तरह तरह के, क्योंकि जी 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 देखिए, बताएं। मैं उसमें नहीं जाना चाहती, क्योंकि सबके अपने विचार होते हैं, तात्कालिक परिस्थितियां होती है, क्यों दिया नहीं दिया ये दूसरी बात है। लेकिन सम्मान की बात आपने की, मैंने उसका जवाब दिया। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है कि उनको सभापति बनाया गया, सबसे ऊपर बैठाया गया। अच्छा, आप इसे अपमान मानती है कि नहीं मानती हैं कि उनके खिलाफ 2 बार 2 अलग अलग चुनावों में लगता है आपने उससे ये बुलवाने कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स, मैं तो कह रही हूँ कि उनको सबसे बड़ा सम्मान दिया गया, कि उनको अपने सबसे ऊंचे आसन पे बैठाया गया। महुआ जी, ये सबसे ऊंचा आसन होता है। मतलब बाकी आप भी जानती हैं कि कांग्रेस ने अपने ऐसे बहुत से नेता हैं, चाहे वो नेहरू जी हों कि इंदिरा जी हों, जो हयात थे, यानी जो जिंदा थे और भारत रत्न ले लिए थे। और यही चीज अंबेडकर साहब को देने में अरसा लग गया, और वो भी कांग्रेस नहीं दे पाई है। गैर कांग्रेस सरकार ने, जो बीजेपी द्वारा सपोर्टेड थी, उसने भारत रत्न दिया है। आपने वो लेटर पढ़ा होगा जहाँ पर नेहरू जी से पूछा गया, तो वो ये कह रहे हैं कि मऊ में हमें स्मारक बनाने की जरूरत नहीं है, हमें सरकार को पैसा नहीं देना चाहिए। देखिए, ये वो परिवार बोल रहा है जिसकी हर दूसरी सड़क उनके नाम पर है। देखिए, अतीत में जो गलतियां हुई हैं उन्हें सुधारने के लिए ही तो जनता ने वर्तमान सरकार को चुना है। अगर कहीं कोई गलती है तो उसे हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं। बाबा साहब को और पहले मिलना चाहिए था, ये मैं भी स्वीकार करती हूँ। लेकिन जनता ने अगर आपको चुना है, 10 साल से आप इस देश में हैं, तो निश्चित रूप से कुछ जो गलतियां हुई हैं उन्हें सुधारने के लिए आपको बुलाया गया है, आपको लाया गया है। जी, और आपको इतिहास के पन्ने मत चाहिए और आज की बात पूरा भी कीजिए करना चाहिए, और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए आपको सदन को चलाना भी चाहिए। और चूंकि संघ वाली बात भी रह गई थी, आप आ नहीं पाई थी, इन तीनों मुद्दों पर बता दीजिए। हाँ, देखिए, 1955 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दिया। 1971 में इंदिरा गांधी जी ने खुद को भारत रत्न दिया, और 1956 में हमारे बाबा अंबेडकर का देहांत हुआ था, और उन्हें 1990 में वीपी गवर्नमेंट ने दिया, और वो भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट की सरकार थी। तो ये तो एक बात हुई, उदाहरण आपने दिया था, मैंने तारीखें दे दी, मैंने वर्ष दे दिए। दूसरा मैं कह दूं, सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट
बहुत साल बीत गए, लेकिन सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में बड़े बड़े पोर्ट्रेट बड़े बड़े नेताओं के लगाए गए, लेकिन B.R. अम्बेडकर जी को नहीं लगाया गया। उनका पोर्ट्रेट बहुत सालों के बाद लगाया गया। मुझे लगता है इन बातों को दिमाग में रखना होगा। तीसरी बात जो मेरे साथी राजेश जी ने कही, देखिए किस परिस्थिति में उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा था। मुझे लगता है कि इस बात को कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में हमारे नेताओं ने स्पष्ट किया है। तो जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, जहाँ तक अन्य विपक्षी दलों का सवाल है, पहले खुद आत्म समीक्षा करें, खुद को टटोलें और देखें कि संविधान के प्रावधानों के प्रति उनके मन में कितना सम्मान है और अंबेडकर जी के प्रति उनके मन में कितना सम्मान है। मैं आपको एक चांचल्यकर खबर देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में बोलने का लोकसभा में मौका दिया गया था। उस समय मैंने रिसर्च किया था। पंडित नेहरू, जो महुआ जी कह रही हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन का चेयरमैन बनाया, मैं आपको बता दूं पंडित नेहरू आइवर जेनिंग्स नाम के एक ब्रिटिश थे, उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाना चाहते थे। ये मैंने किताबों में पढ़ा, समीक्षा के समय पता चला, और उसके बाद अंततोगत्वा अंबेडकर जी बने, क्योंकि वो बहुत ही एबल थे। चिंता आप विचार करिए, अगर आइवर जेनिंग्स एक ब्रिटिश बनते अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, तो क्या होता। तो बातें हैं जो बड़ी तीखी हैं, बड़ी अनप्लेजेंट हैं, लेकिन सुनना पड़ेगा। और यही तो हिस्टोरिकल एरर्स, ऐतिहासिक गलतियों वो ये कह रहे हैं हम कि सुधारने में लगे हुए हैं। ये सब चीजें भूल जाइए, हमें इतिहास में नहीं जाना। आप तो ये बताइए कि अमित शाह ने जिस टोन में अंबेडकर जी के बारे में कहा, उस पर कब और कैसे बीजेपी माफी मांगेगी, उसका क्या जवाब होगा? देखिए, मैं कह दूं कि वो जो राज्यसभा में आदरणीय गृहमंत्री का 90 मिनट का भाषण था, सबको सुनना चाहिए। बड़ा ओजस्वी भाषण था, और उस भाषण का एक उद्देश्य था जो उसे हम नज़रअंदाज न करें। उद्देश्य यह था कि कांग्रेस का सही चेहरा लोगों के सामने रखना था। संविधान विरोधी, अंबेडकर विरोधी, आरक्षण विरोधी कांग्रेस का चेहरा रखना था। लेकिन अपराजिता जी, मैं आपको कह दूं, ठीक इलेक्शन के पहले और वर्मा जी, हाँ जी, मेरे पास वक्त की कमी है ना, आप इस बात को समझिए कि आप जो बात कहना चाहती है, जो इंटेंडेड मैसेज है आप लोगों का, जनता उसे कितना अच्छे से ग्रहण कर पाती है, क्योंकि जनता सब देख रही है, कौन कहाँ किसका अपमान कर रहा है वो नजर आ रहा है।